Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर अपना करंट अफेयर्स इन फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके से हम डेली बेसिस पर अपनी करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आज का सेशन उसी कड़ी में एक नेक्स्ट कड़ी जोड़ने का है। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। बट उससे पहले एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अपकमिंग हमारे वीडियोस हैं, अपकमिंग लेक्चर्स हैं, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करते हैं तो उसके मल्टीपल्स फायदे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या हम बात करें क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेकर कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट? क्या, क्योंकि आप किसी भी रिसोर्सेज से, किसी भी सोर्स से आप अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स। ठीक है, आप GS 365 से नहीं कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं, बट आप जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, और वो जरूरी भी है। बट जो क्वेश्चन आप, जो करंट अफेयर्स आप तैयार कर रहे हैं उससे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, या जो करंट अफेयर्स है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चंस की। तो हम अपना लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं रखते हैं, पहले बहुत लेंथी होता था, बट अभी हमने फिक्स कर दिया है कि 15 क्वेश्चन हम पर डे करते हैं, राइट? वहाँ पे 30 टू 35 मिनट्स हम लेते हैं मैक्सिमम, एंड उसमें आपको क्या मिलता है, 15 क्वेश्चन पर डे आप करते हैं, और 15 क्वेश्चन आप 30 डेज करेंगे तो 450 क्वेश्चन लगभग एक मंथ में हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको हम स्टैटिक पार्ट भी कवर कराते हैं। यानी कि अगर आप डेडिकेशन के साथ डेली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो 450 क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट हम बताते हैं, जीएस का पोर्शन भी, बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से कवर करने पर। तो बिना देरी करते हुए हम बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, और ये रहा आपके सामने। हाल ही में, रिसेंटली फर्स्ट एवर ट्राइबल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव केम टू एन एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन, यानी कि क्या बेटा क्वेश्चन किस रिलेटेड है? क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है जनजातीय खेल सम्मेलन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है कि कहां पर समापन हुआ है। ठीक है जी, कहां पर समापन हुआ है, और क्वेश्चन हमारा है पहली बार। ठीक है जी, पहली बार की यहां पे बात हो रही है, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना? तो पहली बार का क्या है? ऑप्शन हमारे हैं लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। कहां पर यह इवेंट हुआ है बताओ जरा? कंप्लीट हो गया है जनजातीय खेल सम्मेलन, कौन से राज्य में पहली बार यह ऑर्गेनाइज किया गया है? ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। कौन सा हो जाएगा बेटा? लद्दाख यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लद्दाख में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का अभी आयोजन किया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट? सॉरी, क्लियर पॉइंट तक कोई दिक्कत? लद्दाख में जो पहला खेल जनजातीय सम्मेलन साई केंद्र कारगिल और KGBB चिकनट में आयोजित किया गया था। यानी कि लद्दाख में भी दो प्लेस हैं। कौन कौन सा जी? एक तो खेल सम्मेलन कहां पे हुआ है? एक तो कारगिल में हुआ है। कहां पे हुआ बेटा? लद्दाख में भी कहां पे हुआ है? कारगिल। और दूसरा लोकेशन क्या है? दूसरा लोकेशन क्या है? KGBB चिकनट। कौन सा जी? KGBB चिकनट। ठीक है, यानी कि लद्दाख में भी बेटा दो लोकेशन है जो इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगली बार अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि हाल ही में लद्दाख में आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आयोजित किया गया था, इस तरीके से भी आ सकता है। मैं फिर से कहता हूं कि जब आप कोई क्वेश्चन कवर करते हैं तो उसके मल्टीपल डायमेंशंस के साथ क्वेश्चन आ सकता है। तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट हद तक? तो कहां पे हुआ है? लद्दाख में हुआ है, और लद्दाख की दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कारगिल एंड KGBB चिकनट। क्लियर पॉइंट हद तक? ठीक है,
ऑर्गेनाइजर कौन था, किसके द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था? तो सिंपल सा ऑप्शन हमारा आंसर है सिंपल सा कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, लद्दाख का एक यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, एक रिसर्च विंग है। दूसरा, एक लद्दाख का यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ सेंट्रल जनजातीय कार्य मंत्रालय। इन तीनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर पॉइंट है तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे हम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट पर आइए। व्हाट न्यू फैसिलिटीज वाज इनऑर्गेनेटेड इन किफेर ड्यूरिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विजिट इन नागालैंड, यानी कि नागालैंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की यात्रा के दौरान किफरे में किस नई सुविधा का उद्घाटन किया है? यानी कि अभी क्या हुआ है कि जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो कहां पे गई हैं? नागालैंड की 3 दिवसीय उनकी यात्रा थी, जिसका उद्देश्य था कि जो वहां के स्थानीय समुदाय हैं, जो लोकल वहां पे कम्युनिटी जो है, उनको क्या करना, एम्पावरमेंट करना, यानी कि उनको सशक्त करना, साथ ही साथ उनको उनके संबंधित जो विकास हैं उनको बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के साथ हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया है, अभी नागालैंड का दौरा किया है। 3 दिन का दौरा था, तो उन्होंने इस दौरे के दौरान किस महत्वपूर्ण संस्थान का क्या किया है, उद्घाटन यहां पे किया है? सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान का उद्घाटन किया है? बेटा ऑप्शन हमारा है, एक नया अस्पताल, एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी है एक नया बैंकिंग केंद्र, एंड ऑप्शन डी है एक नया खेल परिसर। राइट ऑप्शन यहां पे क्या है? तो बच्चे राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। उन्होंने एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या किया है, इसका उद्घाटन यहां पे किया है अपनी यात्रा के दौरान। किसका उद्घाटन किया जी? एक नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन यहां पे किया है। ठीक है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है एसबीआई के द्वारा। एक पहल की जाती है सीएसआर पहल। एसबीआई की एक सीएसआर पहल के तहत इन्होंने 9 लाख रुपए की राशि भी सौंपी है। 9 लाख रुपए की राशि भी दी गई है बेटा। क्या दी गई है? 9 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की है। किस पहल के दौरान? एसबीआई की एक पहल है सीएसआर, ठीक है, उस पहल के तहत। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत? चलें आगे जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट हमारा है, हु चेयर द 32 नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन फरीदाबाद ऑन नवंबर 17, यानी कि 17 नवंबर को फरीदाबाद में आयोजित 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो भाई मेरे एक सिंपल सा फैक्ट समझ लो कि कोई सी भी क्षेत्रीय परिषद रहेगी, कोई सी भी क्षेत्रीय परिषद होगी, उसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। कौन होता है जी? गृह मंत्री उसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, हमारे पास कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं, क्या इसका स्टैटिक पार्ट है, अभी हम सब देखने वाले हैं। बट उससे पहले एक प्योर फैक्ट आप सुन लीजिए कि कोई सा भी क्षेत्रीय परिषद है, कोई सी भी क्षेत्रीय परिषद की बात होगी, उसका चेयरमैन हमेशा 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 कौन रहेगा? गृह मंत्री रहेगा। तो भारत के गृह मंत्री कौन है? मिस्टर अमित शाह। कौन है जी? अमित शाह। तो किसने चेयरमैन की, कौन था चेयरमैन इस मीटिंग का? तो इस मीटिंग का चेयरमैन थे अमित शाह। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? परेशानी? ठीक है, समझ में आगे चीज? चले आगे, चले आगे। ठीक है, तो कौन थे बेटा? अमित शाह। एक सेकंड देना मेरे को बस। आवाज आ रही सही से? ठीक है, मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही है इसलिए मैं देखने आया था। चलो ठीक है, बैक टू टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे बेटा क्षेत्रीय परिषद को लेकर के। तो आप बात करेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कौन सा सेशन था? ये 32वां सेशन था। कौन सा सेशन था बेटा? 32वां सेशन था। और यह सेशन कहां पे हुआ है? यह सेशन हुआ है फरीदाबाद में। ठीक है, तो अभी तो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बनाया कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी टू इजी क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हाल ही में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो कि 17 नवंबर को हुई थी, वह भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए किस शहर में आयोजित हुई थी? तो बेटा किस शहर में हुई थी? फरीदाबाद में हुई थी। आप ये लगा देंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलेंगे हम आगे, बट उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम क्षेत्रीय परिषद को लेकर के। ठीक है, हम बात करेंगे क्षेत्रीय परिषदों को लेकर। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को मैं कई बार कवर कर चुका हूं,
बट मैं फिर से एक बार आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूं क्षेत्रीय परिषद को लेकर। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, राइट। तो क्षेत्रीय परिषद बेसिकली है क्या? क्षेत्रीय परिषद भारत में एक वैधानिक निकाय है। बेटा कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, यानी कि इनका कोई संवैधानिक स्टेटस नहीं है। वैधानिक निकाय, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्लियर पॉइंट। उद्देश्य क्या है? इन्हें क्यों स्थापित किया गया था? इन्हें स्थापित इसलिए किया गया है कि राज्यों के बीच सहयोग बढ़े, कोऑर्डिनेशन बढ़े। इस उद्देश्य के साथ इन परिषदों को स्थापित किया गया था। राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच क्या हो? समन्वय बढ़े, सहयोग बढ़े। इस उद्देश्य के साथ क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। इनको राज्य पुनर्गठन आयोग, किसके तहत बेटा? राज्य पुनर्गठन आयोग, दोबारा सुन लेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत स्थापित किया गया था? 1956 के तहत इनको स्थापित यहां पे किया गया था। क्लियर पॉइंट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए क्षेत्रीय परिषद को कब स्थापित किया गया था, तो भाई कब स्थापित किया गया बताना। एक मिनट दिख रहा है, हाँ ठीक है। कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कह सकता हूं जी कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अर्थात सिंपल सी भाषा यह है कि संविधान में से संबंधित कोई क्लॉज आपको देखने को नहीं मिलेगा। संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत समझ में आ गया? उद्देश्य पता चल गया क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए, क्यों इन्हें स्थापित किया गया था? क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? तो भारत में 5+1 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, यानी कि 5 तो पहले से ही है। चाहे हम बात जैसे उत्तर हो गया, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, है ना? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और साथ में एक मध्य लगा लो। तो जी क्या हो गया? पूरब, पूर्वी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और साथ में एक लगा लो मध्य। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य का लगा लो। 5 हमारे पास ये हैं। बट अभी रिसेंट यानी कि 1961 में, किसमें बेटा? 1961 में एक नई परिषद बनी जिसे बोला गया उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसे स्थापित किया गया था रिसेंट में, सबसे लास्ट में 1971 में। ठीक है, सबसे लास्ट में किया गया है। तो इसके राज्य हमें पता होना चाहिए, यानी कि पूर्वी राज्य हैं, उन राज्यों को इसमें शामिल किया गया, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम को पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद का पार्ट माना गया। ठीक है, बाकी सब पूर्वी वाले राज्य हैं, बट सिक्किम को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, सिक्किम इसका पार्ट रहेगा। सिक्किम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, तो सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स को यहां पे हम रख देंगे। 7 सिस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वी राज्य के 7 पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बताइए? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? दूसरा पॉइंट समझिए, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई क्षेत्रीय परिषद जो होंगे उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? हमेशा अध्यक्ष हमेशा होम मिनिस्टर रहेगा। गृह मंत्री जो भी बनेगा वो इन परिषद का अध्यक्ष रहेगा। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत अभी तक? क्लियर पॉइंट यहां तक? ठीक है, क्लियर? दूसरा एक नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय परिषद का, तो बेटा इसके कार्य सिंपल से इसके कार्य होते हैं सलाहकारी। जब भी कोई परिषद होती है, कोई कमेटी होती है, कमेटी के डिसीजंस कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं। कमेटी हमेशा सलाह प्रोवाइड कराती है, फिर डिपेंड करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उस कमेटी को गठित किया है वह उसकी सलाह माने या ना माने। इसी तरीके से क्षेत्रीय परिषद कोई भी नियम या कानून नहीं बना सकती है, अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य सिंपल सा एक सलाहकारी मैनर का होता है। यानी कि क्षेत्रीय परिषद सलाह दे सकती है, सलाहकारी बॉडी होती है। सलाहकारी निकाय लिख सकते हैं हम कि सलाहकारी निकाय होती है। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि वर्ड बहुत तरीके से क्लियर हो रहे हैं और कोई दिक्कत यहां पे नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा इजीली।
ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। यानी कि यह कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या करती हैं, सिफारिश ही करेंगी। कोई दिक्कत है तक, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया, उद्देश्य ने बता दिया क्या है, क्या उद्देश्य होता है, राज्यों में एक दूसरे के प्रति क्या है, सहयोग बढ़ाना है। केंद्र और राज्यों के संबंधों को मजबूत करेगी, सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, जब केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेरे मित्रों, क्या, सहकारी संघवाद। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देती है। कितनी देर तक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलें आगे क्या, चलो ठीक है। तो सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद का भी ये एक अच्छा एग्जांपल दिखती है। डन, क्लियर, चले, ठीक है, क्लियर जी। एक और सिंपल सा पॉइंट समझ लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद क्यों बनाया गया। क्षेत्र की जो विकास है उनसे, क्षेत्र जो विकास होगा उसमें इनका विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि जब दो राज्य मिलेंगे क्या होगा, जो क्षेत्र विशेष की समस्या होंगी उनको लेकर डिस्कशन होगा। केंद्र सरकार से बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं ये हैं। सपोज करो दो राज्य हैं, दो राज्यों में दिक्कतें हैं, ठीक है, दो सब राज्य बैठ के बात कर रहे हैं और सेंटर के पास लेके जी समस्याएं सॉल्व कर दीजिए। तो सहकारी संघवाद बढ़ रहा है, क्षेत्र विकास भी बढ़ रहा है ना, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, इसी उद्देश्य के साथ इनको स्थापित यहाँ पे किया गया था। आई होप कि क्षेत्रीय परिषद अब आपके सामने एकदम डिटेल मैनर में बहुत ही अच्छे और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलें, चलिए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच शिपयार्ड हैज बिल्ट, ठीक है, विच शिपयार्ड हैज बिल्ट Indian Navy's first of the Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft Mahe, which will be commissioned on November 24 at the Naval Dockyard in Mumbai। यानी किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के माहे क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे का निर्माण किया। यानी कि यहां पे बात हो रही है माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, यानी कि ऐसे वाटरक्राफ्ट जो सेलो वाटर में चल सके, यानी कि जो क्षेत्र कम गहरे हैं उन क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए जिन वाटर एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है उनमें एक नया क्लास है माहे क्लास। ठीक है, तो ये पहला है ऐसा, माहे क्लास का पहला एयरक्राफ्ट है, एयर वॉरफेयर सैलो वाटर है जो कमीशन किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, किस शिपयार्ड के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ऑप्शन हमारे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर मैगन डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सिंपल से ऑप्शन आपके सामने है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स, थर्ड है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बताइए किसके द्वारा यह बनाया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा है बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्या है जी, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया था। क्लियर पॉइंट, डन। दूसरा बेटा, ये माहे क्लास का पहला है, माहे क्लास का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। तो पहला है ये माही क्लास का, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसे मुंबई में डॉक किया गया, कहां पे किया गया है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। आप याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन आपको लोकेशन से भी आ सकता है कि हाल ही में माही क्लास का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है वो कहां पे कमीशन किया गया है, किस डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। तो आपका सिंपल सा आंसर आप लगाएंगे, कौन से पे किया गया बेटा, मुंबई पे किया गया। सिंपल, चलें आगे जी, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो एक चीज बताते हैं, नहीं थोड़ी सी इंटरेस्टेड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्या, एंटी सबमरीन, किसकी बात कर रहे थे हम, एंटी सबमरीन पढ़ रहे हैं, एंटी सबमरीन सैलो वाटर एयरक्राफ्ट, सॉरी अरे यार हट जाना, वाटर तो नाम गलत लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट देखना, पीछे देखना पड़ेगा। क्या है ये, सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर, सबमरीन वॉरफेयर, हम इसके बारे में जान रहे हैं बेटा, है ना। ठीक है, माहे क्लास का पहला भी सबमरीन, माहे क्लास का हमने अभी कमीशन कर दिया है।
कमीशन इन मुंबई। ठीक है, माहे क्लास का अभी हमने मुंबई में अभी क्या किया, कमीशन किया गया। मेरे को सिंपल सा बताइए कि भारत में पहला कौन सा था भाई, पहला कौन था, पहले का नाम बताइए मुझे। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा था। ASWC, ASWC, ध्यान रखना ऐसे नाम भी आ जाता है इसका। ठीक है, ASWC, राइट। इतना पूरा नाम लिखा नहीं आएगा, आप इससे भी समझ जाएंगे। भारत के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ASWC कौन सा था, नाम बताइए बेटा। इसका नाम है INS अर्नाला। क्या है जी, क्या नाम है इसका, INS अर्नाला। ठीक है बेटा, क्या रखेंगे आप, INS अर्नाला। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा निर्मित किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ठीक है, क्लियर। और इसे भी मई 2025 में, कहां पे, कब बेटा, मई 2025 में कमीशन किया गया था। ठीक है, और इसे कमीशन किया गया था, हाँ ठीक है, इसे कमीशन किया था विशाखापत्तनम में। कहां पे बेटा, विशाखापत्तनम में। ठीक है, कहां पे किया गया था, विशाखापत्तनम में इसे कमीशन किया गया था। और INS अर्नाला पहला स्वदेशी रूप से निर्मित था। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक, चले। और इसको निर्मित किया, इसको बनाया किसने था, GRSE, कोलकाता की कंपनी थी, उसने इसको बनाया था। ठीक है, कोलकाता की कंपनी थी GRSE। ठीक है, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, पर्पस सिंपल सा ये था कि अभी एक न्यूज में है। ठीक है, और मैं तुमसे क्या कहता हूं कि जो पहली बार हो चुका है वो हमेशा इतिहास बन जाता है। तो इतिहास का पार्ट बन चुका है INS अर्नाला, है ना। माहे भी बन चुका है क्योंकि माहे क्लास का ये पहला है ना। लेकिन ओवरऑल ASWC पहला कौन था, INS अर्नाला। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें सही तरीके से समझनी है। माहे क्लास का पूछेगा तो माहे क्लास आएगा, माहे आएगा। बट जब पूछेगा ओवरऑल में पूरा बड़ा कौन, सबसे पहला कौन सा था, INS अर्नाला। और ये भी कोई पुराना नहीं है, मई 2025 में ही इसको कमीशन किया गया था। डेट लिख लो 8 मई, अगर ज्यादा दिक्कत है तो 8 मई लो, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक, क्लियर पॉइंट तक, चले आगे, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली इनऑर्गेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर मल्टीपल PMGY रोड प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। हाउ मेनी रोड प्रोजेक्ट्स हैड देयर फाउंडेशन स्टोन्स लेड अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में PMGSY की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। 5 जिलों में, कितने बेटा, 5 जिलों में कितनी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, 25, 35, 45, 55। ऑप्शन हमारे हैं 25, 35, 45, 55। ठीक है, समझने की बात हमारी सिंपल सा है बेटा कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना। 5 डिस्ट्रिक्ट है, पांच डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट में से आप ये समझ लीजिए, 5 डिस्ट्रिक्ट में से आप ये समझ लीजिए कितने प्रोजेक्ट हैं, कितनी सड़क बना देंगे, कितने परियोजनाओं को कर दिया होगा, बताइए, है ना। 35, 25, 55 हो जाएगा क्या, पॉसिबल है? तभी तो क्वेश्चन बनाया मैंने बेटा। 45 परियोजनाओं को पास किया एक साथ। कितनी परियोजना, कितनी सही है, राइट ऑप्शन क्या है, 45। ठीक है, तो इन्होंने 45 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई, 45 परियोजना स्टार्ट की एक साथ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और जो कोई एकदम स्विच कर जाता ना, और जो एकदम अचानक से रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो याद रह जाती चीजें। तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखेगा कि एक रिकॉर्ड तो परियोजना स्टार्ट हुई थी और उसमें कुछ रिकॉर्ड तोड़ कारनामे हुए थे, तो बताइए जरा क्या था वो। तो किस परियोजना के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है, PMGSY। किसकी बात हो रही है बेटा, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इस योजना के तहत 5 जिलों में 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास यानी कि नींव रखी गई है ना। शिलान्यास और उद्घाटन दो अलग चीजें हैं। ठीक है, उद्घाटन होता है बन के तैयार होना, मतलब ओपन कर देना, वो होता है उद्घाटन। बट शिलान्यास यानी कि नींव रखना, शिलान्यास, शिला रखना। ठीक है, तो उसमें नहीं जा रहे अभी हम, लेकिन किसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ पे न्यूज में आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है क्या। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, यह भारत सरकार की ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है,
सड़क जो हम बोल रहे हैं आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बनाने के लिए एक योजना है, ठीक है, जिसका सिंपल सा उद्देश्य है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो। ऑल वेदर यानी कि बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में वो गांव क्या हो, कनेक्ट हो, भारत के गांव कनेक्ट रहें, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है, हाल ही में इसका चौथा चरण स्टार्ट किया गया था बेटा, इसका एक चरण स्टार्ट हुआ है, चौथा चरण। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण स्टार्ट हुआ था, कब किया गया था बताना, 2024-25 में यह चरण स्टार्ट हुआ था बेटा, 2024-25 में यह चरण स्टार्ट हुआ है। और कब तक के लिए किया गया चरण, यह चरण स्टार्ट हुआ है 2028-29 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2028-29 तक चलने वाला है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। बात यह है कि चरण तो स्टार्ट हो गया, यह योजना कब स्टार्ट हुई थी बेटा, कोई बताएगा मुझे। तो यह योजना स्टार्ट हुई थी हमारी सन 2000 में। कब से स्टार्ट हुई बेटा, सन 2000 से यह योजना चल रही है। आप ये भूलेंगे नहीं, आई होप कि आप याद भी रखेंगे और आप कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, बहुत पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यह 2000 से चल रही है, ठीक है। न्यूज में कब आई, न्यूज में जब मोदी जी ने इसका नाम लिया और तक रोड बनाए धुआंधार, तब कुछ चर्चा का विषय बनी, तब हमको पता चला कि एक योजना भी थी जी, नहीं तो बस्ते में पड़ी थी, पता ही चल रहा था क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए कि इस योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम योजना पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नोडल मंत्रालय ये है, इस मंत्रालय के तहत काम चल रहा है ना, इसकी जांच एजेंसी ये है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन सा बेटा, नोडल मंत्रालय कौन सा है, नोडल मंत्रालय कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है बेटा, है तो कोई दिक्कत, चले आगे, पता चल गया। आई होप कि आपको एक योजना के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ एक क्वेश्चन आपका, एक अच्छी चीज आपको पता चली। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे 2025, यानी कि 2025 जो नेशनल प्रेस डे है, नेशनल प्रेस डे हमने सेलिब्रेट किया है 2025 का, उसका थीम क्या है, विषय क्या है। ऑप्शन हमारे हैं, डिजिटल युग में मीडिया नैतिकता, शांति के लिए पत्रकारिता, या फिर बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा करना, या फिर सभी के लिए फ्री प्रेस। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ समस्याएं आ रही हैं वो ये आ रही है कि जो सूचना क्रांति है वो बहुत ही तरीके से चल रही है, ठीक है। न्यूज़ की रेलिवेंसी पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। खतरा जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ ठीक है, क्या गलत है ना, ये पता नहीं चल पा रहा। इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि गलत चीज़ें भी सही लगने लगती हैं। राइट, क्लियर पॉइंट। तो जो बढ़ती हुई गलत सूचना की क्रांति है उसको रोकने के लिए या उसके बीच प्रेस की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए यह इवेंट हुआ था। यानी कि जो ऑप्शन बी हम बात कर रहे हैं सही ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन हमें देख सकता है कि जो हमारे बीच आज के दौर में जो गलत सूचना है ना, उसके बीच प्रेस की रेलेवेंसी, प्रेस की जो विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाए रखें, है ना, उसकी रक्षा करना, इसी थीम के साथ यह इवेंट हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी हमें यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बेटा ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। थोड़ी सी बात करेंगे हम प्रेस को लेकर के, है ना। तो भाई प्रेस को आप समझते हैं लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ, है ना, ठीक है। चौथा स्तंभ को देखते हैं, बट चौथा स्तंभ क्या काम कर रहा है सही से, है ना, आजकल तो वैसे भी नहीं कर पा रहा है ना, क्लियर। तो भाई मेरे प्रेस सही से काम नहीं कर पा रहा है, आज़ादी पे दाग लग रहे हैं, उसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बट नैतिक रूप से हमें अपने कार्यों को सही से करना चाहिए, है ना। इसके लिए हमारे पास एक संस्थान है जो सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो एक संस्थान है पीसीआई, यानी कि भारत काउंसिल ऑफ इंडियन प्रेस, पीसीआई, भारतीय प्रेस परिषद। इसको स्थापित किया गया था 1966 में, 16 नवंबर को स्थापित किया गया था बेटा। तो 16 नवंबर 1966 को पीसीआई स्थापित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को, 16 नवंबर लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है, 16 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर पॉइंट, थीम आपको पता चल गया, राइट, क्लियर डन। तो बात करेंगे थोड़ा सा हम भारतीय प्रेस परिषद को थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी डाटा समझ लेते हैं भाई कैसा निकाय है। तो हम यहाँ पे एक और बॉडी की बात करेंगे बेटा, पीसीआई,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित कब हुआ है? स्थापित हुआ 1966 में इसको स्थापित किया गया था। हमने बात की कि 1966 में इसे स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट समझिए कि यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय बेटा? वैधानिक निकाय है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि सिंपल सी बात है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में इससे संबंधित कोई भी क्लॉज नहीं दिया हुआ है, यानी कोई आर्टिकल इसमें संविधान में इससे संबंधित नहीं है। सिंपल सी बात है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, रक्षा, पत्रकारिता में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए यह कार्य करता है। दोबारा सुन लीजिए, इसका सिंपल सा कार्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना, ठीक है, और जो पत्रकारिता करते हैं उस पत्रकारिता में जो नैतिक मानक है, मॉरल वैल्यूज हैं, उनके लिए उनको बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। क्लियर पॉइंट? इसे स्थापित किया गया था प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत। किसके तहत बेटा? प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था। यह कब आया था? 1965 में आया था एक्ट, और 1966 में इसको स्थापित किया गया था। राइट? मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर को लेकर बेटा, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। क्लियर पॉइंट? नोडल मंत्रालय कौन सा होता है? नोडल मंत्रालय क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सा है जी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। क्लियर पॉइंट है। तो हमने बात की पीसीआई को लेकर। पीसीआई का स्थापित हुआ था 1966 में, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है जी। प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? नई दिल्ली में है, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्लियर? उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, साथ ही साथ जो पत्रकारिता है, जो लोग पत्रकार जो करते हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको बनाए रखना, उनको बढ़ावा देना, इसके लिए इसको लगाया गया। ठीक है। और ताकि जिससे क्या होगा, जो अनैतिक रिपोर्टिंग काम है उसे कंट्रोल किया जाए, है ना, जो अविश्वसनीय चीजें हैं वो ना की जाए, गलत इंफॉर्मेशन ना पास की जाए। ठीक है, ताकि जनता और प्रेस के बीच जो भावना है, जो विश्वास है, वो बने रहे, है ना। इस उद्देश्य के साथ इस संस्था को स्थापित किया गया था। राइट, चले आगे जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन सी, सेफ गार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्राइजिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज ए टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल टू डेवलप डीपर कल्चरल सोशल एंड डेवलपमेंट कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यानी कि कौन सा राज्य है जो राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के बीच गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक संबंधों को विकसित करने के लिए एक तकनीकी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कर रहा है। यानी कि तकनीकी और सांस्कृतिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इवेंट कर रहे हैं, दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ यह इवेंट कर रहा है? राइट, ऑप्शन हमारे आपके सामने है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन क्या है? तो बेटा सही ऑप्शन हमारा है तेलंगाना। कौन सा राज्य से काम कर रहा है? तो यह काम कर रहा है तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा यह इवेंट किया जा रहा है। यानी कि आप समझिए तेलंगाना राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उनके साथ सांस्कृतिक, सामाजिक या विकासात्मक संबंधों को विकसित करने के लिए एक तकनीकी और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह इवेंट 2 चरणों में होगा। ठीक है, और कहां से स्टार्ट होगा? इसका पहला चरण स्टार्ट होगा कि एक हिटेक्स एग्जीबिशन हो रहा है हैदराबाद में, वहां से माना जाएगा कि यह उत्सव स्टार्ट हो गया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है वेयर विल द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 बी हेल्ड। यानी कि विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मुंबई, ग्रेटर नोएडा, सूरत या फिर लखनऊ। ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हम कवर कर चुके हैं। और राइट ऑप्शन हमारा है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के किस कॉम्प्लेक्स में यह इवेंट हो रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह इवेंट किस कॉम्प्लेक्स में हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ये हम कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। डन। दूसरा पॉइंट, यह इवेंट भारत में भी आया। भारत, ब्राजील, पोलैंड, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है और 3 विश्व कप चरणों का अनुसरण करता है। ठीक है साहब, कोई सिंपल। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप स्किप करके दोबारा रिवाइंड कीजिए वीडियो, फिर से सुन लीजिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चले, तो आप ये इवेंट मुझे ये बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा के किस कॉम्प्लेक्स में यह इवेंट हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीएम मोदी इनॉर्गेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन इन डेडियापाड़ा गुजरात। डेडियापाड़ा गुजरात। पीएम मोदी ने गुजरात के डेडियापाड़ा में कितने से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वापस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में डेडियापाड़ा में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया। ऑप्शन हमारे हैं 9600 करोड़, 9700 करोड़, 9800 या फिर 9900 करोड़। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आप याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आप ये नहीं अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि प्योर फैक्ट एंड स्टैटिक क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये बिल्कुल प्योर फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, क्लियर। यानी कि 9700 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट इन्होंने शिलान्यास कर दिया है। ठीक है, क्लियर। यह किस उपलक्ष्य में किया है? तो मोदी जी की जो यात्रा थी वह बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें बोलते हैं, उनकी 150वीं जयंती के प्रतीक के रूप में इन्होंने यह परियोजनाओं को स्टार्ट किया है। ठीक है, मुझे कोई बताएगा कि जो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय, अभी स्टार्ट हुआ है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, है ना। ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, आप लिख लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5-year क्लोजिंग इवेंट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान बी ऑर्गेनाइज। निम्नलिखित में से किस में नशा मुक्त अभियान का 5 साल का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है जी, सिंपल सा ऑप्शन हमारा है यहाँ पे। एक ऑप्शन रह गया बेटा, यहाँ पे डी ऑप्शन लगा लीजिए। कौन सा? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। क्या जी? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अब दूसरी बात यह है कि मैंने नाम लिखा ही क्यों भाई, मैं ये बोल देता नन ऑफ दीज लिख लो, क्योंकि राइट ऑप्शन ये है और राइट ऑप्शन यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और यहाँ पे बेटा अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है कि नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, उसके 5 साल पे समापन कार्यक्रम हुआ था कि अब क्लोज करते हैं इस इवेंट को। तो वो इवेंट कहाँ पे हुआ है? वो इवेंट गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में हुआ था। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बता दीजिए कि यह किस मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार मैं बना चुका हूं, बहुत बार ये न्यूज आ चुकी है। आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान को प्रिपेयर कर लो। इसका मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या है बेटा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस मंत्रालय से इसकी मेजबानी की गई है। ठीक है साहब, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओरंतुक वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ओरंतुक ज्वालामुखी जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया किस देश में स्थित है? ऑप्शन हमारे हैं जापान, अंग्रेजी यानी इंडोनेशिया, अरे गलत है, इंडोनेशिया, बोलीविया या फिर पेरू। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है बोलीविया। क्या है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा होता है बोलीविया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है बेटा। क्या है जी? बोलीविया का यह एक ज्वालामुखी है। ठीक है, क्लियर। यह दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा और यह एंडीज पर्वत में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये लिख देते हैं, यह एक सुप्त ज्वालामुखी है। सुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी? सुप्त यानी कि निष्क्रिय है, जो बहुत दिनों से नहीं फटा है, बहुत सालों से नहीं फटा है, विस्फोट नहीं हुआ है, ऐसे ज्वालामुखी को बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। और यह पड़ता है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यूटेक 2.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? ऑप्शन हमारे हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय या फिर नीति आयोग की पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किस मंत्रालय की पहल है? तो हमारा पूरा क्वेश्चन है यूटेक, रूरल टेक्नोलॉजी
क्या जी, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। और यह पूरी जो पहल है, यह पहल है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की यह एक पहल है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। क्या है जी पहल में, है क्या? तो जब हम बात कर रहे हैं रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, यह क्या है? यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जरूरतों को समझना। जिससे संबंध है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है कि जो उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उनको समझना और साथ ही साथ उपयुक्त वैज्ञानिक साइंटिफिक समाधान को प्रोवाइड कराना। इस पहल को स्टार्ट किया गया था 2003-4 से, 2003-4 से यह पहल चल रही है। ठीक है जी, ठीक है साहब, क्लियर। तो शुरुआत कब से मानी जा रही है? 2003 और 4 से शुरुआत मानी जाती है। सिंपल सा उद्देश्य के साथ, सिंपल सा उद्देश्य है कि ग्रामीण जरूरत क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी की जरूरतों को समझो और उन्हें एक रिलीवेंट साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। ठीक है साहब, क्लियर पर यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वृंदावनी वस्त्र इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन हमारे हैं असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर सिक्किम। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन एक है वृंदावनी वस्त्र, ये आप लगा लीजिए भाई, ये आप लगा लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं इस पर। ठीक है, लगा लीजिए आप। वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हमारे असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, तो अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश संग्रहालय से वृंदावनी वस्त्रों को वापस लाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। ठीक है साहब, तो किसने शुरू किया है? असम सरकार ने किया है, तो भाई असम का ही तो होगा, असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। वृंदावनी वस्त्र है क्या बेसिकली? तो यह 400 साल पुराना एक असमिया कपड़ा है। 400 साल पुराना एक असमिया कपड़ा है, असमिया कपड़ा है, यानी असम का एक कपड़ा है जिसका इतिहास है अपना 400 साल पुराना। ठीक है, माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने बचपन की कहानियों में और जो उनके रंग रासलीला होती है जो बोलते हो आप, उन सब कृत्यों में इन सबको पहना था, इनको यूज किया गया था। इसे जटिल लैम्प्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेशम से बुना जाता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों को एक साथ काम करना होता है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया जाता था। ठीक है, तो किस प्रोसेस के साथ बनाया था? जटिल लैम्पस के द्वारा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, जटिल लैम्पस के द्वारा, जटिल लैम्पस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिसेंटली इन द फर्स्ट केस ऑफ एल्बिनिज्म इन द चीकर्ड केलबैक यानी कि एशियन वाटर स्नैक वॉज रिसेंट रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में चैकर कीलबैक एशियाई जल सांप में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस भारतीय राज्य में दर्ज किया? राइट ऑप्शन हमारा क्या है? कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल। यानी कि हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि चेकर कीलबैक, जिसे हम एशियाई जलीय सांप भी बोलते हैं, उसमें एल्बिनिज्म का मामला दर्ज किया गया। कहां पे किया गया है बेटा? असम में किया गया है। ठीक है, क्लियर। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये एल्बिनिज्म है, होता क्या है? तो बेटा एल्बिनिज्म एक जेनेटिक बीमारी होती है, जेनेटिक विकार होता है, यानी कि जीन्स में प्रॉब्लम जो होती है, जीन्स में जो प्रॉब्लम आती है उसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो जलीय सांप है इसके जीन्स में प्रॉब्लम देखी, जीन्स में विकार देखा गया, कहां देखा गया? असम में देखा गया। ठीक है, तो कभी कोई वर्ड आता तो समझ लीजिए, सिंपल सा वर्ड है एल्बिनिज्म, यानी कि जीन्स में कोई विकार आना, जेनेटिक्स में कोई भी चेंजेस होना, जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आना, कोई बीमारी आना, विकार आना, परिवर्तन आना, उसे बोलते हैं हम एल्बिनिज्म। ठीक है, तो एशियाई जलीय सांप में यह विकार देखा गया और यह विकार कहां देखा गया? कहां देखा गया? असम में यह विकार देखा गया। जब हम बात कर रहे हैं एशियाई जलीय सांप, तो यह कहां पाया जाता है? एशियाई जलीय सांप भारत में पाया जाता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों में यह पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके आईयूसीएन स्टेटस की, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है कम से कम संकटग्रस्त। क्या जी? कम से कम संकटग्रस्त, कम से कम चिंता। ठीक है, कम से कम संकटग्रस्त या फिर चिंता, इसका ये स्टेटस है आईयूसीएन का। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? डन,
कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच। And if you are liking the session, so don't forget to share, subscribe and like the video, because I already told you and many times I just share the thing that if you share the videos, lecture links, etc., it gives us a motivation to work hard. So thank you very much for the watching this video. Thank you. Jai Hind.